हेलो हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं हिटलर का उदय। इससे पहले के एनसीईआरटी क्लास 9 की कुछ वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे थे। इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। कारपोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया और इसी पार्टी के बाद नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय के बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक के आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके थे और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिला करके रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साई संधि में हुई, नाइसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज का कोई खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। चित्र 8 में दिखाया गया है कि न्यूरेमबर्ग रैली 1936 में। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थीं। नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उसके प्रतिनिष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। और ये चित्र हमको ये दिखाता है कि ये हिटलर के द्वारा एसए और एसएस कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखें। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाजी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का प्रभाव पैदा करने के लिए नाजी ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक, छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही में उबरने के लिए
अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को ये छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, लोकतंत्र का ध्वंस। आइए जानते हैं कि लोकतंत्र का ध्वंस कैसे किया हिटलर ने। 30 जनवरी 1933 की बात है। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया। ये मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़वादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करने शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड में उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश अर्थात फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बना दिया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद की हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिए गए। अर्थात 3 मार्च 1933 में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम, जिन्हें हम इनेबलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, ये पारित किया गया था 3 मार्च 1933 को। इसके पारित होने से जर्मन में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दिया गया और इस कानून ने हिटलर को संसद की हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। अर्थात नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों, ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गोस्तापो अर्थात गुप्तचर राज्य, SS अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों का बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज को एक खूंखार आपराधिक राज की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणागृह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था। ये गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार शाक्त को सौंपी। शाक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिलीं और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन
एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबी से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। इस पोस्टर्स में घोषणा है कि आपकी फॉक्सवैगन। इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बृहद जर्मनी ये बृहद जर्मनी के अंतर्गत ये पूरा है। धुरी शक्तियों को मदद वाले देश, ये जर्मन कब्जे वाले इलाके जहाँ पे जर्मन कब्जे वाले इलाके थे, फ्रांस, यूक्रेन, नॉर्वे और इटली और उसका इलाका भी आप देख सकते हैं, इटली और इलाका उसका तटस्थ देश। चलिए जानते हैं कि हिटलर यहीं नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा ना खर्च किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वो जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थीं। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वो बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूरी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई अधिक आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडोचाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी तैयारी या योजना बना ली थी। अब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ। अर्थात ये कब ख़त्म हुआ? यह युद्ध 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ। दूसरे युद्ध
दूसरे विश्व युद्ध में। इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। ये युद्ध के दौरान नासी जुल्मों की कहानी है। ये क्या है? ये युद्ध के दौरान नासी जुल्मों की कहानी है। तो इसी के साथ हम नासियों का जो विश्व दृष्टिकोण होगा हम वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आप मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।